इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है अकेली, जिसको लिखा है मनु भंडारी ने। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अकेली, जिसको लिखा है मनु भंडारी ने, ये एक लेखिका है। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ था और ये 89 ईयर्स की हो गई अभी 2020 में, इसीलिए इनके मृत्यु को यहाँ दिया नहीं गया है। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। भागपुर नामक गांव, जहां जो कि मध्य प्रदेश में था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हमारे हर एक क्षेत्र में किसी न किसी का योगदान रहता है, उसी तरीके से मनु भंडारी के व्यक्तित्व में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही हैं। प्राध्यापिका यानी प्रोफेसर भी कह सकते हैं, महाविद्यालय की शिक्षिका। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का आदर से नाम लिया जाता है। इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है आधुनिक कहानीकारों में, कहानी की रचनाओं में। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विधा को अपनाया। इन्होंने कहानी, उपन्यास और नाटक लिखा। उसमें से मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। ये जो भी नाम दिए गए हैं, ये कहानी संग्रह के नाम है। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उपन्यास है। ये जो नाम दिए गए हैं, ये उपन्यास है। बिना दीवारों का घर, यह नाटक का नाम दिया गया है। तो कहानी, उपन्यास और नाटक तीनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे, अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। ये कहानी में हम एक महिला के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो जवान बेटा है वो मर जाता है और इसी दुख को उसका पति सह नहीं पाता है और वो तीर्थ चला जाता है और तीर्थ में ही रहता है। और इसके कारण जो बुआ है, सोमा बुआ, वो अकेली पड़ जाती है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो गांव के प्रसंग में जी जान से काम करती है, चाहे वो शादी का माहौल हो या और किसी माहौल में भी वो इसी तरीके से दूसरे के घर में जी जान से काम करती है। और यहाँ तक कि वो अपने संबंधियों के यहाँ शादी में जाने के लिए अपने जो मृत पुत्र की, मरे हुए बेटे की जो आखिरी निशानी रहती है, उसकी अंगूठी, वो भी वो बेच देती है वहां जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वहां से न्योता नहीं मिलता है। तो ये कहानी में हम एक दुखी महिला के अकेलेपन को देखेंगे। सोमा बुआ बुढ़िया है, कैसी है वो, एजेड है। सोमा बुआ परित्यक्ता है, यानी पति के द्वारा त्यागी गई। सोमा बुआ अकेली है, अब उसको उसके पति और बेटा दोनों छोड़ दिए। बेटे की मृत्यु हो गई है और पति तीर्थवासी हो गए हैं, इसीलिए ये अकेली हो गई हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश
उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता था और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गम का माहौल हो, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। तो बुआ का जो बेटा था वो जाता रहा और पति पुत्र के वियोग में उसके हस्बैंड को ऐसा सदमा लगा कि वो घर बार छोड़कर तज कर यानी छोड़कर तीर्थ में चले गए और वहीं रहने लगे। तो इन दोनों के कारण ये अकेले रह गई, एकाकीपन यानी अकेला। और पिछले 20 साल से ये एक रास्ता एक जैसा जीवन ही जी रही थी जिसमें कोई चेंज नहीं आया था। और लेकिन इनके जो पति थे वे साल में 1 महीने के लिए यानी 11 महीने के बाद 1 महीने के लिए आते थे और वहीं रहते थे। लेकिन जो सोमा बुआ थी वो कभी इनकी राह नहीं देखती थी। क्यों? क्योंकि इनके जो पति थे वो कभी इनसे मीठे बोल नहीं बोलते थे और ये कहीं भी जाती बाहर में किसी के घर पे भी तो वो इनके पति को पसंद नहीं था। अबाध गति से यानी बिना किसी रोक टोक के वो खुली तरीके से जीने वाली महिला थी। बाहर जाना या किसी के यहाँ कुछ प्रसंग हो वहां जाना, लेकिन जब उनके पति आते थे तो उनको रोकते टोकते थे, घूमना फिरना मिलना जुलना सब बंद हो जाता था। इसीलिए वो कहीं भी या इनके हस्बैंड के आने से इनके पति के आने से वो खुश नहीं होती थी। इसीलिए उनका जो संबल है, संबल यानी सहारा, उनको इतना भी सहारा नहीं था कि उनके पति यानी सन्यासी जी महाराज उनसे 2 मीठे बोल ही बोल दे। इसीलिए उन्हें अपनी सारी जो जिंदगी है वो पास पड़ोस वाले के लिए ही काटनी पड़ती थी, उनके साथ ही काटनी पड़ती थी। और वो वहां जाकर छाती फाड़ कर काम करती थी, मतलब जी जान से काम करती थी, मानो वो किसी और के घर में नहीं अपने घर में ही काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्न अवयव के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजी और सक्रिय हो उठी है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। अब अभी सिचुएशन कैसा है कि सोमा बुआ के जो पति है वो घर आए हुए हैं और अभी अभी ही उनसे बाता बाती हो गई, कहा सुनी हो गई और सोमा बुआ आंगन में बैठकर अपने अवयव अवयव यानी अंग, शरीर का अंग वो शिथिल हो गया है, ढीला हो गया है, उसमें वो तेल लगा रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। उनके शरीर में एक ही सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज है तो वो है उनकी जीभ। और तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर कौन आती है? उनकी पड़ोसन राधा भाभी। क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धूल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए। अब
पापड़ और एक फटी साड़ी लेकर उनकी पड़ोसन राधा भाभी आती है। तो वो राधा भाभी को सारी जो भी सिचुएशन वहां पे हुई थी उनके बारे में बताती है। क्या बताती है कि सन्यासी जी को कुछ कह दो तो वो भी कहीं चले जाओ तो वो उनको भी नहीं सुहाता है। तो राधा भाभी बोलती है कि क्यों, कुछ बोल दिया क्या आपको सन्यासी जी ने? तो ये कहती है कि कहीं भी चली जाओ इनको सुहाता नहीं है। कल ही मुंडन पे गई थी, किशोरी लाल जी के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता मिला था और मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही घमंड है। सो मुंडन पर सारी बिरादरी को उन्होंने न्योता दिया, लेकिन मैं इसीलिए चली गई क्योंकि नई नवेली बहुओं से काम संभलता कहाँ है। सो इसीलिए मैं जल्दी चली गई और हुआ वही कि बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। बोलते बोलते राधा भाभी के हाथ से पापड़ लिए और सुखाने शुरू कर दिए। एक काम तेजी से नहीं होता है, वो राधा भाभी को बोली, एक काम तेजी से नहीं होता है। अब घर में कोई बूढ़ा होए तो ना बतावे कि कैसे काम करना है, क्या करना है। सारे जो बन्ना बन्नी वाले हैं, वे जो औरतें हैं वो गीत गा रही हैं, जिससे हंसते हंसते पेट फूल गया। और लेकिन जो ये सिचुएशन राधा भाभी को बता रही हैं, ये बताते बताते फिर से सन्यासी जी के साथ जो बातें हुई वो इनको याद आ जाता है और इनको दुख होता है और फिर से इनको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद क्या कहती है ये, अपने सहज स्वाभाविक रूप में वो कहने लगी, भट्टी पर तो देखो अजब तमाशा। क्या तमाशा था? समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरी ना पड़े। उसी समय खोआ मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैं तो कह मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी ना आवेगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। अब वो बता दे रही कि जो समोसे उतारने वाले हैं वो क्या करें, वो तो कच्चे समोसे ही उतार रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दो तो सारे के सारे कच्चे ही उतार रहे हैं। और गुलाब जामुन तो ऐसे कि एक लाइन में पंगत यानी एक पंक्ति में बिठा के खिलाते हैं, तो वो एक पंगत भी पूरी ना पड़े तो बाद में खोआ मंगवाकर फिर से नई गुलाब जामुन बनवाए गए। और दोनों जो बहुए किशोरी लाल की जिसके यहाँ मुंडन हो रहा था, वो जो किशोरी लाल है वो इतना उपकार मान रहे थे सोमा बुआ का कि कहने लगे कि अगर तुम नहीं होती तो भद उड़ जाती, हम सबका तो मजाक उड़ जाता, तुमने हमारी लाज रख ली। तो मैंने तो कह दिया किशोरी लाल को कि अपने काम नहीं आवेंगे तो कोई दूसरा थोड़ी आएगा। मैं तो सुबह से ही आ जाती, लेकिन इनका रोटी पानी बनाना पड़ता है, रोटी खाना वगैरह बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं सुबह से नहीं आ पाई। तो सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़ेंगे? राधा भाभी पूछती है। उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यो तो मैं कहीं जाऊं आऊं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूं कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो मैं भला यो भट्टी और भंडार घर कैसे सौंप देते। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। अब ये बता रही है कि वो डांट रहे थे उनके हस्बैंड पति की, जब न्योता नहीं मिला तो तुम किशोरी लाल जी के यहाँ क्यों गई? तो सोमा बुआ कहती कि घर वालों का कैसा बुलावा, अगर वो मुझे कोई दूसरा समझते तो वो मुझे अपने भंडार गृह या भट्टी का काम क्यों सौंपते। वो मुझे अपना समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे ऐसे जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन अब उनको कौन समझावे। वो कहते हैं उनके हस्बैंड की, उनके पति की, तुम तो जबरदस्ती दूसरों के घर में जाके टांग अड़ाती हो। और यही सब उनको वाणी याद आते ही, जब उनको ये सिचुएशन, जब झगड़ा हुआ था वो चीज याद आती तो वो उनके आंसू गिरने लगते हैं।
तो राधा भाभी उनको समझाती कि तुम रोती क्यों हो, ये सन्यासी जी 1 महीने के लिए तो आते ही हैं, 11 महीने तो वो तीर्थ में ही रहते, तो तुम सुन लिया करो और क्या। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, यूं तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो मत बुआ, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। अब वो उनको बता रही है कि मैं कहीं आऊं जाऊं, एक तो इतने महीने में 1 महीने आकर रहते हैं, उसके बाद भी मेरे से कुछ मीठे बोल अच्छे से बात नहीं करते हैं, और कहीं मैं आऊं जाऊं तो भी इनको ये नहीं सुहाता। ये तो अपने हरिद्वार जाके अपना जो धर्म कर्म है वो निभा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेली पड़ी पड़ी क्या इनके नाम को रोऊं। मैं कहीं आऊं जाऊं तो इनको ये बर्दाश्त भी नहीं होता, और फूट फूट कर बोल कर रोने लगी। तो राधा ने उनको सांत्वना दिया कि रो मत बुआ, वे तो इसलिए नाराज हुए कि तुम तो बिना बुलाए चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर का काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियां लेने लगी। वो बोले कि बेचारे इतने हंगामों के बाद, मान लो किशोरी लाल जी के घर में इतना काम था, अगर वो बेचारे भूल भी गए तो क्या मैं जाऊं नहीं। वो तो उनसे इतना अपनापन है, इतना प्रेम है, तभी मैं जाती हूँ, नहीं तो जिनसे प्रेम नहीं हो, जिनसे लगाव नहीं हो, वो तो 10 बार बुलाए तो भी मैं नहीं जाऊं। अगर इनके जगह मेरा बेटा हरखू होता तो मैं क्या नहीं जाती, वो उसके भी वेट करती, उसका भी इंतजार करती कि वो न्योता देगा तो ही मैं आऊंगी। ऐसे बोल बोल कर वो हिचकियां लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसा कोमल बनाकर राधा ने कहा, बहुत ही कोमल भरे आवाज में कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। पापड़ लेकर जो वो आई थी, वो बुआ को खिलाने के लिए, पापड़ सेकने के लिए ऊपर चली गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह करेंगे। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वो प्रसन्न थे। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी जी यहाँ आए हैं। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। अब देवर जी के संबंधी जो ससुराल वाले हैं, उनके रिश्तेदार में किसी लड़की का संबंध सोमा बुआ जहाँ रहती है उसी गांव में भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। तो वो बोल रही है कि अपने पति को कि आपको भी बुलाएंगे ही, क्योंकि आप भी उनके समधी लगे, और इसी खुशी में कि वहां शादी में इनको जाना पड़ेगा, इसीलिए सोमा बुआ बहुत खुश होती है। उनके पति उनको कुछ कहते नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न हो जाती हैं, और विवाह की खबरें कि कैसा चल रहा है विवाह, इसके बारे में जुट जाती हैं और जोर शोर से तैयारियां करने लगती हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद
से तो कोई संबंध ही नहीं रखा, रखे भी कौन? यह काम तो मर्दों का होता है, मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अब बुआ बोल रही है कि उनके हस्बैंड होते हुए भी वो कहीं जाना आना पसंद नहीं करते, तो रिश्ते नाते जो संबंध है वो कौन निभाता है? जो घर के मर्द होते हैं, जो पुरुष व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनके यहाँ तो मर्द होकर भी कोई फायदा नहीं है, और ठंडी सांसें लेती हैं। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। हे बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंख से देखकर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी, जो पड़ोसन थी उनकी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं? अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना है। तो ये जब बड़ी बहू बोलती कि आप तो समधिन हो, आपके तो देवर के संबंधी की शादी है, तो उसके जो बेटी की शादी है संबंधियों में, तो आपको तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो राधा बुआ बोलती क्यों, तुमने नाम देखा है क्या मेरा वहां? फिर यही बोलते हैं कि संबंधियों को तो बुलाना ही है। तो ये खुशी में राधा बुआ, जो सोमा बुआ है, वो राधा भाभी के घर पे जाती है और कहती है कि तुम अभी के जमाने की हो, तुम अभी बता सकती हो कि किसको क्या गिफ्ट दिया जाए या शादी में क्या तोहफा दिया जाए। तो तुम ही बताओ, अभी तो कुछ भी बनाने का समय तो है नहीं। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तुम तो अभी की हो, अभी कुछ बनाने का समय भी नहीं है, तो कुछ नया ही खरीद ले आओ। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? ये राधा भाभी पूछ रही है। मैं तो कुछ भी नहीं समझूरी, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तुझे ठीक लगे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए, मतलब मजाक नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा देखूं पहले के कितने रुपए हैं? और वे डगमगाते कदमों से आगे निकल जाती है। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकला। क्या था उसमें? उसका ताला तोड़ा, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसने खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजकारी, रेजकारी यानी जो सिक्का का इकट्ठा होता है, रेजकी जिसको कहते हैं, पड़ी थी, और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर में इतने रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत्यु पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्सा को बंद कर दिया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल, शिथिल यानी ढीली। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहां से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, जैसे तैसे। और रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। अब सोमा बुआ के पास कुछ है नहीं, वो सोच रही है इतने अमीर समधी है तो उनको क्या दिया जाए। तो वो उनको देने के लिए अपने बक्से को खोलती है। उस बक्से में उसको एक अंगूठी और 7 रुपए निकलते हैं। तो 7 रुपए में वो सोचती इतने अमीर समधियों को मैं क्या दूं, कैसे दूं। तो वो राधा के पास जाती है और उसे अपनी अंगूठी, जो बेटे की आखिरी निशानी थी, वो देना तो नहीं चाहती, कितना बड़ा से बड़ा सिचुएशन भी आ गया हो, लेकिन उसने कभी उस अंगूठी को नहीं निकाला। लेकिन आज उसने वो अंगूठी को निकाला और राधा के पास
जाकर कहती है कि ये अंगूठी को बेचने के लिए कहेंगी। देखिए आगे क्या होता है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए थे तो वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा है। अब वो राधा बुआ बोल रही है कि इसे आप क्यों बेचोगे? तो वो बोल रही है कि खाली हाथ जाओ, उससे तो अच्छा है कि मैं जाऊं ही ना। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं आई? राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा। बोली मत जाओ, या ये बेचने की जरूरत नहीं है। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। वो बोल रही, अंगूठी निकाल के देती है उनको और बोलती है कि इसे बेच देना, लेकिन जो अच्छा लगे वही खरीदना, जिससे उसके मान रह जाए। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिकी। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज से उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। जब उसने चूड़ियों को देखा तो चूड़ियों को देखते हुए उसे अपनी अपनी चूड़ियों की याद आई कि उनको शादी में भी जाना है और उसके पास चूड़ी भी नहीं है पहनने के लिए। लेकिन जब उसने 1 रुपया देकर वो हरी चूड़ियां पहन लिया, जब उसने ले लिया तो लेकिन भी वो अपने आंचल से उसको ढक ढक कर फिर रही थी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोचकर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन जो है पुलकित होने लगेगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ देंगे, एक सिंदूरदानी, साड़ी, ब्लाउज का कपड़ा, तो उनकी जो समधिन है वो बड़ी खुश हो जाएंगी और उनकी प्रशंसा करेंगी। इसी चीज में वो अंगूठी बेचने का जो गम था वो भूल गई। पास वाली बनिए कि यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ पड़ा। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, बड़ी चमक धमक रहती है। चमक रहती, इससे तो चमक आई नहीं। मतलब वो साड़ी को रंगी भी, लेकिन जब वो साड़ी पहनी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो राधा को दिखलाने के लिए गई। तुमने कलब जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे दो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की तो मत पूछ, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी कि अभी तक बुलावा नहीं आया है, फिर भी बुआ जाने के लिए ऐसे तैयार हो चुकी है। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और फिर थोड़े से मेवे सजाए। जो भी उसने खरीदा था, चूड़ी, सिंदूरदानी, ब्लाउज का कपड़ा, वो सब फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा। हर बार बुआ ने तो बड़े ही विश्वास के साथ कहा।
मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाएंगी? या अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलावेंगे लेकिन समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? अब उनके पति उनको चेतावनी दे रहे सोमा बुआ की कि चले मत जाना बिना बुलावे, तो वो बोल रही है कि पास वाले पड़ोसी नंदा ने देखा है कि बुलाने वाले लिस्ट में उनका भी नाम है। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो 3 का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 है और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी कि कब उनके घर में बुलावा आएगा, लेकिन बुलावा आ नहीं रहा था। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जो उसने साड़ी पहनना था, जिसमें कलफ लगा था और अभरक छिड़का हुआ था। अभ्रक एक चमकदार द्रव्य होता है। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक उठ जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था कि शायद उनको कोई बुलाने आया हो। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की मुंह की ओर छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। अब ये बेचारी उदास हो जा रही है सोमा बुआ कि अभी तक बुलाया नहीं, शाम का समय भी हो गया। अब राधा बोल रही है कि अब खाना नहीं बनाओगी क्या? जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और फिर चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। अंगीठी जिसमें आग या कोयला हम जलाते हैं। तो राधा देख रही थी कि ये इंतजार कर रही थी कि कब इसको बुलाया जाएगा, न्योता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इनको न्योता नहीं दिया गया। और शाम के 7 बज गए। जब राधा ने उसको बताया कि शाम के 7 बज गए, तो उसने बोला, अच्छा 7 बज गए, 7 बज गए, मुहूर्त तो 5 बजे का था। फिर वो उदास हो गई कि इतना कुछ जो उसने तैयारी किया था सब ऐसे ही चला गया। उनकी बेटी की जो आखिरी निशानी थी, यहाँ तक कि उसने वो अंगूठी भी बेच दी। राधा ने समझाया था अभी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये रहने दो, कौन देख रहा है कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। लेकिन उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने भी ये समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। लास्ट में सूखी साड़ी को उतारा, अच्छी तरीके से उसको समेटा, तह किया, जो धीरे धीरे हाथों में जो उसने नई चूड़ियां पकड़ जो खरीदी थी, पहनी थी, उसको उतारा। जितने भी सामान उन्होंने बड़े ही चाव के साथ, जतन के साथ खरीदे थे, उसको संदूक में रख दिया और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। तो राधा के भाभी के समझाने के बाद भी उसने नहीं माना और उसे न्योता नहीं दिया गया और वो अप्रसन्न हो गई, दुखी हो गई। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।